सोनोमीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि एक्सपेरिमेंटल पार्ट में आ गया है ये तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो यहाँ पर किया गया जाता है, पहली चीज़ यहाँ पे जो हम करना चाहते हैं वो है कि भाई यहाँ पर इस तार में हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड कितनी है हम वो पता करना चाहते हैं। अप्रोच क्या होगी, देखो हम एक इस तरीके से एफ फ्रीक्वेंसी का इस तरीके से लेके आते हैं ट्यूनिंग फोक को इस तरीके से ठोकते हैं, उसकी कुछ एक फिक्स फ्रीक्वेंसी है, उसमें वो वाइब्रेट करता रहता है। तो वो उस पर लिखी भी होती है कि भाई इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें पता है। मान लो कभी रिवर्स क्वेश्चन दे दिया तो उसमें बाकी सब चीज़ें पता होंगी, फ्रीक्वेंसी आपसे पूछ ली जाएगी, ठीक है। तो मान लो हमारे पास कुछ फ्रीक्वेंसी है, अब उसको आप इस पर टच करोगे तो इस पूरे में यहाँ पे उसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के हिसाब से स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं। ऑलराइट, अब देखो अगर उसी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से स्टैंडिंग वेव बननी है, अगर हमारे पास कुछ वेलोसिटी तार में है, देखो मैंने यहाँ पे कुछ लटका रखा है वजन, उसके कारण कुछ यहाँ पे टेंशन आ जाएगी, इसकी कुछ म्यू की वैल्यू है। सबसे पहली चीज़ तो मुझे पता चल जाती है वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट टी डिवाइडेड बाई म्यू होगा। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ होती है मेरे पास v इज इक्वल टू एफ लेमडा के बराबर होता है। अगर मुझे v की वैल्यू पता है, अगर मुझे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पता है, तो मुझे वेवलेंथ पता चल जाती है भाई यहाँ पे जो स्टैंडिंग वेव बनने वाली है उसकी वेवलेंथ क्या है। अब उसकी वेवलेंथ है, यहाँ पे रेजोनेंस तब होगी, रेजोनेंस मतलब हमें क्लियरली दिखाई देता है यहाँ पे कुछ रेजोनेंस इफेक्ट्स है ना, यहाँ पे इसके बड़े बड़े हमको इस तरीके से लूप्स दिखने लग जाते हैं, ये आवाज़ इसमें ये वाइब्रेट करने लग जाता है, थोड़ा हॉलो होता है, तो उसे बोला जाएगा रेजोनेंस होती है। और वो कब होगी, जब हमारे पास मान लो अब इस तरीके से वो वेवलेंथ तो मेरे पास आ चुकी है, तो मुझे पता चल जाएगा भाई यहाँ पे एक नोड है, फिर एक नोड यहाँ होनी है, दूसरी नोड यहाँ होनी है, तीसरी यहाँ होनी है, चौथी यहाँ होनी है, फिर पांचवी शायद यहाँ होनी है। इस तरीके से कुछ पर्टिकुलर पॉइंट से वहाँ पर ही हमारे पास नोड बन सकती है। तो हम इस वेज को इधर उधर मूव करते हैं, अगर वेज यहाँ पर है तो हमारे पास एक इस तरीके से रेजोनेंस हो गया, हम सुनते हैं कि अच्छा यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, देख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। फिर मैं इसको मूव करता हूँ आगे, ठीक है, इसको आगे मूव करता हूँ, तो अब जो नेक्स्ट टाइम हमारे पास रेजोनेंस होगी तो हम कितना मूव कर चुके होंगे, हम एक लूप लेंथ यानी लेमडा बाई 2 आगे मूव हुए होंगे। तो एक्चुअली मुझे पता भी नहीं होता कि फर्स्ट लूप लेंथ कितनी लंबी है, मुझे नहीं पता। मान लो मैंने यहाँ पे लगा रखा था और यहाँ पे थर्ड इस तरीके से हमारे पास ये लूप हो चुका है, 3 लेमडा बाई 2 पे हम हैं, मुझे पर वो चीज़ पता ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, कोई बात नहीं, यहाँ पर था, उसके बाद मैं अगले पे मूव करूँगा। मान लो मैं इसको यहाँ तक मूव करके ले आया, तो अब मुझे पता है कि नेक्स्ट जो रेजोनेंस की पोजीशन होगी, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा ये वेवलेंथ का हाफ होगा। ये चीज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं और इसी चीज़ का इस्तेमाल करके हम कैलकुलेशंस करेंगे। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को समझ सकते हो। लेंथ किस तरीके से नापी जाती है, देखो लेंथ हम यहाँ से नापते हैं, मान लो यहाँ से नाप रहे हो या कहीं से भी नाप रहे हो, फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो डेल्टा एल की वैल्यू देखनी है। लेट से ये थी मेरे पास L1, दूसरी लेंथ में जो नापूंगा वो कहाँ से नापूंगा, यहीं से नापूंगा, और ये हो जाती है मेरे पास लेट से L2, ठीक है। हमें पता है डेल्टा एल की जो वैल्यू है वो वेवलेंथ की हाफ है, या फिर मैं लिख दूंगा L2 माइनस L1 इज इक्वल टू वेवलेंथ की हाफ। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सोनोमीटर में हमको करनी होती है। अगर हमने दो लेंथ मेजर कर ली, हमें वेवलेंथ पता चल जाएगी, वेवलेंथ पता चल गई आप यहाँ पे रख सकते हो। अगर हमें फ्रीक्वेंसी पता है जो कि इसके ऊपर लिखी होती है तो हम वेलोसिटी पता कर लेंगे। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं पता है तो वेलोसिटी कहीं से पता होगी, बोल देंगे यहाँ पर कुछ मास है उसके हिसाब से mg आएगा, तो यहाँ टेंशन आ जाएगी, म्यू वैल्यू दे रखी होगी तो वेलोसिटी आप पता कर सकते हो। वेलोसिटी पता कर लोगे, लैम्डा पता चल गया, तो आप इसकी फिर फ्रीक्वेंसी पता कर पाओगे। बस इतनी चीज़ें हमें सोनोमीटर में करनी होती है। A sonometer wire resonates with a given tuning fork, forming standing waves. 5 एंटी नोट्स आर ऑब्जर्व, तो हम उसको वायर को देख पा रहे हैं, यानी कि ऐसे कि तभी 5 एंटी नोट्स को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। When mass of 9 kilogram is suspended from the wire, if the mass is replaced by another mass m, 3 antinodes are observed for the same position of the bridges. The value of capital M is, अब ये देखो बहुत ही अच्छा सवाल हो गया, इसमें इन्होंने क्वेश्चन सोनोमीटर को ट्विस्ट कर दिया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, हमारे पास इस तरीके से मान लो सोनोमीटर की लेंथ है, यहाँ पे मान लो इस तरीके से वेज रखी हुई है, और हमारे पास यहाँ से इस तरीके से रस्सी जा रही थी, यहाँ पे फिर मान लो पुली होगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से मास लटका था। पहले कितना मास लटका हुआ था, 9 किलोग्राम अगर यहाँ पर लगा हुआ है, इस तरीके से हमारे पास 9 kg लगा हुआ है, ओके।
अब 9 kg के हिसाब से यहाँ पर 5 एंटी नोड्स आर ऑब्जर्व। 5 एंटी नोड्स का मतलब क्या हुआ? एंटी नोड क्या होता है हमारे पास? अगर इस तरीके से स्टैंडिंग वेव बन रही है तो ये होता है हमारे पास एंटी नोड। 1 2 3 4 5। क्या मैं बोल सकता हूँ मेरे पास 5 एंटी नोड्स का मतलब हो गया भाई 5 लूप लेंस हो गई, है ना? यहाँ से देखो 1 2 3 4 5, थोड़ा ठीक से बनानी, फिर से बनाएंगे। 1 2 3 4, फिर नहीं बना ठीक से। 1 2 3 4, फिर से नहीं बना ठीक से। 1 2 3 4 5, अब मैं नहीं बना रहा ठीक से, जो भी है यही है। अगर हमारे पास 5 एंटी नोड्स हैं, 1 2 3 4 5, जितने एंटी नोड्स उतनी लूप लेंथ है। तो यहाँ पर जो भी इसकी लेंथ रही होगी, मान लो जो भी इसकी लेंथ है, क्या मैं बोल सकता हूँ इसकी लेंथ को बोल दूंगा मैं 5 इंटू लेमडा बाई 2। क्या मैं इस तरह की बातें बोल सकता हूँ? यस। ऑलराइट, फिर इन्होंने क्या चीज़ चेंज कर दी है? यहाँ पर मास को चेंज कर दिया है, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। हमारे पास एक इस तरीके से ट्यूनिंग फोर्क रखा था, उसको चेंज नहीं किया है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। अब वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करके उस मास की वैल्यू बताओ। इसका करेक्ट आंसर है ए। सॉल्व करते हैं कैसे? देखो, हमने देखा हमारे पास 5 एंटी नोड थे, तो लेंथ की वैल्यू थी 5 लेमडा बाई 2, या फिर मैं लिख सकता हूँ लेमडा की वैल्यू थी मेरे पास 2L डिवाइडेड बाई 5, जब हमारे पास 9 किलोग्राम था, इस तरीके से। नेक्स्ट केस क्या है? हमारे पास 3 एंटी नोड्स हैं। 3 एंटी नोड्स हैं, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ लेंथ विल बी इक्वल टू 3 लूप लेंथ, यानी कि 3 लेमडा बाई 2 रहा होगा। या मैं लिख सकता हूँ भाई वेवलेंथ की वैल्यू अब 2L डिवाइडेड बाई 3 हो जाती है, जब मेरे पास m किलोग्राम का मास लगा हुआ है। ऑलराइट, फिर हमारे पास रिलेशन जो हमें यूज़ करना है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है, मैं बोल सकता हूँ भाई हमारे पास जो वेवलेंथ है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होगी। ओके, अच्छा, वेलोसिटी को क्या बोला जाता है? वेलोसिटी होती है हमारे पास अंडर रूट ऑफ टेंशन डिवाइडेड बाय म्यू। टेंशन को मैं क्या लिख सकता हूँ? mg। यहाँ से मुझे पता चल जाता है भाई हमारे पास अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है ना, f इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब मेरे पास आ जाता है वेवलेंथ विल बी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ m, मास जो भी है। ठीक, अब मेरे को क्या करना है? बहुत ही सिंपल है भाई, मेन चीज़ यहीं तक तो हमें पहुंचना था। अब मैं लिख दूंगा लेमडा 2 डिवाइडेड बाई लेमडा 1 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m2 डिवाइडेड बाई m1। यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा। स्क्वायर कर देते हैं। लेमडा 2 की वैल्यू कितनी है? लेमडा 2 की वैल्यू है, देखो सेकंड केस ये है, तो उसको मैं लिख दूंगा 2L डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाता है 2L डिवाइडेड बाई 5। इसका स्क्वायर विल बी इक्वल टू कैपिटल M डिवाइडेड बाई 9। यहाँ से कैपिटल M की कुछ वैल्यू आ जाएगी जो कि 9 मल्टीप्लाइड बाय, देखो इधर क्या है, 2L से 2L कट के ये आ जाता है मेरे पास 5/3, तो हो जाता है 25 डिवाइडेड बाई 9, और यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाती है 25 किलोग्राम। ए बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा ये सवाल था। The length of the wire between two ends of a sonometer is 100 centimeter. What should be the position of two bridges below the wire so that 3 segments of the wire have their fundamental frequencies in the ratio of 1:3:5? बहुत ही अच्छा है PYQ है। देखो इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास इस तरीके से एक सोनोमीटर है, यहाँ पर इसकी लेंथ है, वायर की हमें लेंथ दी हुई है जो है 1 मीटर के बराबर। फिर यहाँ पे लगा होगा हमारे पास कुछ इस तरीके से पुली, और ये वायर नीचे आ रहा होगा यहाँ से इस तरीके से, इसमें कुछ लटका होगा मास यहाँ पर। तो यहाँ पर इसकी कुछ भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो सकती है। हमसे बोला है हमारे पास इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, है ना? व्हाट शुड बी द पोजीशन, पोजीशन की बात करी गई है, ध्यान रखना इस चीज़ का, है ना? अब यहाँ पर पूछा है भाई अगर मैं इसको 2 ब्रिज रखता हूँ तो मेरे पास ये स्ट्रिंग 3 सेगमेंट में चला जाता है, तीनों की कुछ हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाती है। मान लो इसकी हो जाती है फ्रीक्वेंसी f1, इसकी हो जाती है f2, इसकी हो जाती है f3। बोला है कि तीनों 1:3:5 के उससे हिसाब से चल रही हैं, तो इसको मैं f1 f2 f3 ना लिखूंगा, यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, इसकी वैल्यू मान लो है हमारे पास n फ्रीक्वेंसी, या फिर f लिख लो, आपको जो मन करे आप वो लिख सकते हो।
तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3f हो जाती है, इस वाली की फ्रीक्वेंसी 5f के बराबर हो जाती है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। अगेन यहाँ पे देखो, क्योंकि रस्सी में टेंशन सेम है, हमारे पास वेलोसिटी विल बी इक्वल टू सेम फॉर ऑल। ठीक, अब आपको बताना है कि यहाँ पर हमारे पास पोजीशंस क्या होने वाली हैं। ठीक है, पोजीशन की बात करिए, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ए। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी है ये। हमारे पास यहाँ पे 3 लाइन सेगमेंट आ जाते हैं, 1, 2 एंड 3। तो तीनों लाइन सेगमेंट को मैं कुछ नाम दे देता हूँ। मान लो ये है हमारे पास x, दूसरा वाला कुछ और हो जाएगा, तीसरा वाला कुछ और हो जाएगा। कैसे पता करें इनके रेशियोज क्या आने वाले हैं? देखो बहुत ही सिंपल है। हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? V/2L। अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसीज के रेशियो दिए हुए हैं तो मैं लेंथ के रेशियो पता कर सकता हूँ, है ना। हमारे पास फ्रीक्वेंसी इंटू L इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इस तरीके से रहने वाला है। तो अगर यहाँ पर F है और यहाँ पर X है, तो यहाँ से मुझे पता चल जाता है कि भाई इस जगह पे, बाकी जगह पे भी हमारे पास जो लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी। देखो यहाँ पे x/3 होनी ही पड़ेगी, तभी तो दोनों का ये प्रोडक्ट सेम हो रहा है ना। F इंटू एक्स के बराबर, यहाँ भी Fx था, तो यहाँ मैं ऐसे लिख दूंगा भाई Fx इज इक्वल टू 3F मल्टीप्लाइड बाई x/3 होगा। और यही हो जाएगा हमारे पास, अगर 5F है तो ये हो जाएगा x/5 के बराबर। तो ये लेंथ एक्चुअली x/5 इस तरीके से हो जाती है। ओके, तो यानी मैंने ड्रॉ किया था कि ये वाली छोटी ये बड़ी है, एक्चुअली उल्टा हो गया। यहाँ वाली छोटी होनी चाहिए थी, ये वाली बड़ी होनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, अब कैसे सॉल्व करें? रेशियो आ गया, इसके बाद क्या करें? तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, x प्लस x/5 नहीं x/3 प्लस x डिवाइडेड बाई 5। ये जो तीनों लेंथ को आप ऐड करते हो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर के बराबर। यहाँ पर अब हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आता है इसका 15, तो यह जाता है 15 + 5 + 3, है ना। इतने x/15 इज इक्वल टू 1। x की जो वैल्यू आ जाती है मेरे पास कितनी आ जाती है? वो जाती है 15 डिवाइडेड बाई 15 + 5 23, इस तरीके से इतने मीटर हमारे पास आ जाती है। सारे के सारे ऑप्शंस हमारे पास सेंटीमीटर में है। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, लेंथ में नापता हूँ यहाँ से, तो पहले ब्रिज की पोजीशन जो है वो कितनी आ जाती है? पोजीशन 1 इज इक्वल टू x, वो वैल्यू आ जाती है मेरे पास 1500 डिवाइडेड बाई 23 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ऑप्शन A, B, C तीनों करेक्ट दिख रहे हैं। अब एक काम करते हैं, पोजीशन 2 की वैल्यू पता करते हैं। पोजीशन 2 कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक की उसकी वैल्यू हो जाएगी x प्लस x/3। तो ये हो जाता है मेरे पास x प्लस x/3 करोगे तो ये हो जाता है 15 + 5 यानी कि 20 डिवाइडेड बाई 23 मीटर, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 20,000 डिवाइडेड बाई 23 सेंटीमीटर। तो ए बन जाता है हमारा करेक्ट आंसर। ये भी अगेन बहुत ही अच्छा सवाल था। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, एक छोटा सा पार्ट है प्यारे से कलरफुल से क्रैश कोर्स का, जहाँ पे 11th और 12th पूरे सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारे के सारे तरह के PYQs, जितने भी तरीके के PYQs पूछे गए हैं, ऑल टाइप्स ऑफ PYQs हैव बीन कवर्ड। कलरफुल नोट्स भी वहाँ आपको मिल जाते हैं। कलरफुल नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साथ में पूरे कोर्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आ जाओ, वहाँ पर स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ेंगे। मिलते हैं फुल कोर्स में।